ऐसा चाहिए जो भाईचारे को बढ़ावा दे, आपस में प्रेम को बढ़ावा दे। ये मारामारी नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। आखिर कब तक? और इस तरह तो एक दिन पूरा जंगल जो है वो खाली हो जाएगा हम लोगों से, और ये शेर की भूख शांत होने वाली नहीं है। तय हुआ कि किसी और राज बनाते हैं। उसके बाद बात शेर तक पहुंचा दी गई। शेर इसके लिए सहज रूप से तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब वहां धरने, प्रदर्शन, नारेबाजी ये सब शुरू हो गई और लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे करने लगे, उसके बाद शेर को भी झुकना पड़ा। और शेर को चढ़ाने के लिए बाकी जितने जानवर थे, पशु थे, उन्होंने बंदर को उनका प्रतिद्वंदी बना दिया कि हमारा राजा जो है बंदर होगा। शेर मान नहीं रहा था। चुनाव की नौबत आ गई, प्रचार शुरू हो गया, चुनाव का दिन आ गया, मतदान हो गया, शेर हार गया और बंदर जो है उस जंगल का राज बन गया। इसके कुछ समय बाद, क्योंकि शेर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, एक दिन उसने लोमड़ी का बच्चा पकड़ लिया और उसको दबोच करके बैठ गया। अब लोमड़ी तो बहुत परेशान हो गई। वो भागी भागी जंगल के दूसरे जानवरों के पास गई। वो सब इकट्ठा होकर बंदर के पास है कि महाराजा, राजा जी बचा लीजिए, ऐसे ऐसे शेर ने हमें बच्चे को पकड़ लिया, दबोच लिया है, उसे छोड़ भी नहीं रहा है, उसे मारकर खा भी नहीं रहा है। तो बंदर ने कहा चलो चलते हैं। बंदर वहां पहुंच गया। अब बंदर तो क्योंकि राजा बन चुका था, निर्वाचित राजा था, लेकिन शेर की ताकत के सामने बंदर की ताकत क्या है? तो बंदर ने प्रैक्टिस आजमानी शुरू की। कभी इस पेड़ पर चढ़ता था, कभी दूसरे पेड़ पर चढ़ता था, कभी तीसरे पेड़ पर चढ़ता था और पेड़ को हिला था, शेर को गुड़की दे रहा था। जैसा बंदर का नेचर है उसी तरीके से वो कर रहा। काफी समय हो गया, शेर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लोमड़ी के बच्चे को नहीं छोड़ा। लोमड़ी उसके पास गई और उसने कहा कि महाराज आप कर रहे हैं, वो तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो बंदर ने कहा कि भाई वो ठीक है, लेकिन मेरी भागदौड़ में कोई कसर हो तो बताओ। मैं तो जितना प्रयास कर सकता था उसे छुड़ाने के लिए, उतना मैं कर ही रहा हूँ। तो मैं किसी को अंदर नहीं बता रहा हूँ या किसी को शेर नहीं बता रहा हूँ। ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, एक किस्सा है जो कुछ चीजों को एस्टेब्लिश करता है। अंदर कितनी ताकत है हम सब जानते हैं, शेर की कितनी ताकत होती है ये भी हम जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अंदर के जो टैक्टिक्स थी क्या वो सही थी? क्या जितने वहां पशु इकट्ठा हुए थे वो समय सामूहिक रूप से अनुशासित तरीके से हौसले के साथ और बेहतर एक तकनीक अपना करके प्रयास नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। और हो सकता था कि शेर दबाव में आकर के उसको छोड़ देता जो बच्चा उसने पका हुआ था। पर अगर बंदर का परिवार या जो जंगल के दूसरे जानवर हैं वो ये मानने से इनकार कर दें कि हमसे कोई भूल हो रही है या हम और बेहतर कर सकते थे जिससे नतीजे सफल आते, तो क्या कर लेगा इस परिवार के ऐसे समुदाय का? वही इस समय कांग्रेस में हो रहा है। ठीक है, अभिषेक मनु सिंह भी हो, अधीर रंजन चौधरी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, जो इस परिवार के 10 जनपद परिवार के, या सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के जो मंडली है, उनकी सहकार मंडली कह लीजिए, चापलूस मंडली कह लीजिए, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं अपने अपने मत से, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस का भट्टा बैठ रहा है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी नाकामी की वजह से कांग्रेस की ये दशा दुर्दशा हो गई है कि वो चुनाव हारती जा रही है। जिन राज्यों में वो बाय डिफॉल्ट दूसरे कारणों से, उनके अपनी लोकप्रियता की वजह से नहीं, उन्हें अपने प्रबंधन या अपने कोशों की वजह से नहीं, दूसरे कारणों से अगर किन्हीं राज्यों में वो सत्ता में आ भी जाती है तो 5 साल बाद पब्लिक उसको बदल देती है और इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट करती है कि फिर वो संभल नहीं पाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने 2011 से लेकर 2022 तक हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, आप भी परिचित, हम भी परिचित। और ताजा उदाहरण तो अभी पंजाब का है। पंजाब में 2017 में 77 सीटों के साथ कांग्रेस की वापसी हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में। 38-39% वोट शेयर मिला था उसको पंजाब में। वो वोट शेयर घट करके अब 20 पर आ गया है। वो सीटें 77 से घट करके अब 18 पर या 15 पर 18 सीटों पर आ गई है। यानी लोगों ने कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो असम और केरल के चुनाव साथ में हुए थे। असम का, केरल का एक ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल में वहां सरकारें बदल जाती हैं आमतौर पर। असम में तो रिपीट हुई हैं और केरल में 5 साल में बदलती रही हैं। सबको लग रहा था कि जो वामपंथियों का एक किला बचा हुआ है केरल के रूप में, ये भी ढह जाएगा। लेकिन क्या हुआ? 2021 में मई में जब परिणाम आए तो केरल में फिर से विजयन ही मुख्यमंत्री बन गए और वामपंथियों की सरकार ही बन गई। कांग्रेस जिसने लोकसभा चुनाव में केरल में 18 सीटें जीत ली थी, वो चुनाव हार गई। और असम में भी भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी और कांग्रेस वहां चुनाव
नहीं जीत पाई। पश्चिम बंगाल में जहां पिछली विधानसभा में कांग्रेस की 40 सीटें थी, वहां वो 0 पर पहुंच गई। और वामपंथी का भी पश्चिम बंगाल में यही हाल हुआ, उसकी 22 या 24 सीटें थी, लेकिन नई विधानसभा में वो भी खत्म हो गई। उसकी शायद 1 सीट आई या 0 आई। कहने का मतलब ये है कि त्रिपुरा से वामपंथी खत्म, पश्चिम बंगाल से खत्म, केरल में अब बचे हुए हैं, लेकिन जिन जिन राज्यों में उसका कुछ नहीं है, वहां भी वो कुछ ना कुछ कारस्तानियां करते हुए आपको देखने को मिल जाते हैं। वामपंथियों की एक और विशेषता है, वामपंथी चाहते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह की जो क्रांतिकारी हैं, वो पड़ोस के घर में पैदा होने चाहिए, उनके यहाँ नहीं पैदा होने चाहिए। जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है और बुरी तरह हारती है, लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, उसका मान मर्दन करते हैं, और उसे किस कहानियां दुर्लभ है, मिलती नहीं है कि जो कांग्रेस की हार होती जा रही है, किन उदाहरणों से उसको हम परिभाषित करें। एक के बाद एक हार, हर बार जब ये हार होती है तो G21 और G23 वाले फिर शुरू हो जाते हैं। इस बार भी शुरू हुए हैं। गुलाम नबी आजाद के यहाँ परसों रात बैठक हुई थी उनकी, जिसमें मनीष तिवारी से लेकर कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के कई गद्दार नेता बैठक में मौजूद थे। मनीष तिवारी वगैरह ने आवाज उठानी शुरू की। मनीष तिवारी ने तो बल्कि सीधे सीधे पूछ लिया, राहुल गांधी जवाब देना, कांग्रेस क्यों हारी है, पंजाब में कांग्रेस क्यों हारी है, राहुल गांधी जवाब दें। और अब तो दूसरे नेता ये भी पूछने गए हैं तो उत्तराखंड में हम वापसी क्यों नहीं कर पाए, जबकि वहां के बारे में भारतीय जनता पार्टी ही बड़ी तरीके से आश्वस्त नहीं थी, बैक टू बैक 3 मुख्यमंत्री बदलने की वजह से, कि उत्तराखंड में वो उस तरीके से वापसी कर पाएंगे जैसे कि वहां के मतदाताओं ने वापसी करा दी। इसी तरह गोवा के बारे में पूछा जा रहा है कि गोवा में आखिर कांग्रेस वापसी क्यों नहीं कर पाई, जबकि पिछली बार वो बड़ी पार्टी थी। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट गई है 5 साल के शासन के बाद। तो एक बहाना है इन लोगों के पास में। इन्होंने कहा कि साहब दिल्ली यानी ममता बनर्जी ने वहां सिंध मरी की है, ममता बनर्जी वहां चुनाव लड़ी है, इसलिए कांग्रेस की संभावनाएं खत्म हो गई, यानी ममता बनर्जी के सिर पर कांग्रेस के नेता ठीका फोड़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी तो अलग दल की नेता है, टीएमसी की नेता है ना, तो टीएमसी को कांग्रेस क्या मानती है कि वो जहां उसकी संभावनाएं हैं कुछ प्रतिशत वोट मिलने की या कुछ सीट मिलने की, तो वहां वो क्यों ना चुनाव लड़े। क्या कांग्रेस की लीडरशिप इस तरह सोच रही है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए दूसरे दलों को सपोर्ट करती है? जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण दे सकता हूँ आपको। दिल्ली में टिकटॉक बंटवारे हो गए थे, इनके प्रत्याशी मैदान में उतर चुके थे, चुनाव प्रचार शुरू हो गया था, तब बहन भाई ने यह फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में वापसी ना करने पाए, इसलिए हम अपना घूम देते हैं ताकि पड़ोसियों के यहाँ रोशनी हो जाए, यानी अरविंद केजरीवाल के यहाँ उजाला हो जाए। तो इन्होंने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में दिल्ली में चुनाव प्रचार भी नहीं किया था। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी तो हारी, लेकिन जो वोट कांग्रेस का था वो हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ, और कांग्रेस दिल्ली में ऑलमोस्ट खत्म। लोकसभा की कोई सीट कांग्रेस नहीं मिलती है, विधानसभा की भी कोई सीट उनको नहीं मिली। पिछले सदन में फिर भी कुछ सीट थी, इस तो बिल्कुल नहीं। और पश्चिम बंगाल में क्या किया राहुल गांधी ने, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए आत्मदाह कर दिया। केवल एक सभा की नक्सलबाड़ी इलाके में, और पूरे पश्चिम बंगाल में पिछले सदन में 40 सीटें थी और इस बार एक भी नहीं आई। भाजपा को रोकने के लिए, ममता बनर्जी को जीतने के लिए राहुल गांधी ने अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार तक नहीं किया पश्चिम बंगाल में। तो पंजाब वालों ने सोचा कि इनकी तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है जनसेवा में। 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को बतौर मुख्यमंत्री पंजाब के लोगों ने झेला। उसके बाद एक अननोन से चेहरे रणजीत सिंह चन्नी को ले आए, उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके हटाने के बाद कुर्सी पर बैठा दिया और सोचने लगे कि एक दलित को पहली बार हमने मुख्यमंत्री बनाया है पंजाब में, इसका प्रतिफल, इसका सुफल तो हमें मिलेगा ही। पंजाब की जनता, खासतौर से जो दलित हैं, वो तो हम पर फूल वर्षा करेंगे ही, तो हम सत्ता में वापसी कर लेंगे। लेकिन चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से उनकी टांग खिंचाएगी, इस तरह कांग्रेस में अंतर कहे साफ साफ दिखाई दे रही थी। सुखविंदर सिंह रंधावा अलग, सोनी जाखड़ अलग, नवजोत सिंह सिद्धू अलग, चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार के यहाँ जो ईडी के छापे पड़े, उसमें पता लगा कि इनके यहाँ तो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। जिनको दलित करके चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, वो तो दलित नहीं है, गरीब नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे थे। राहुल गांधी के दावे के बाद के गरीब के घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पंजाब की जनता ने ही हमें सुझाव दिया। उस पर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और बेटी का इस तरह से रिएक्शन आया था, ये भी हम और आप जानते हैं। ले दे करके मेरे कहने का लबोलबाब ये है
कि ये जो 10 जनपद परिवार है, ये कांग्रेस को नेतृत्व देने में नाकाम, विजन देने में नाकाम, उसको जीत की पटरी पर लेकर आने में नाकाम, संगठन को, नेताओं को एकजुट करने में नाकाम, पार्टी के हित अनुशासन स्थापित करने में नाकाम और सबको साथ लेकर के चलने में भी पूरी तरीके से विफल। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हर की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था। तो सोनिया गांधी ने कहा था कि अंतिम अध्यक्ष पद संभालते हुए सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं सिर्फ 6 महीने इस पद पर रहूंगी, 6 महीने में आप लोग अपना नया अध्यक्ष तलाश कर लीजिए। और 2019 के लोकसभा चुनाव को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष तलाश नहीं कर पाई है। ये कह सकते हैं कि ये परिवार और इस परिवार के जो चापलूस मंडली के लोग हैं, वो नया अध्यक्ष यानी परिवार के बाहर का अध्यक्ष तलाशने की मुहिम शुरू ही नहीं होने दे रहे हैं। आज की तारीख में भी जबकि भाई बहन ने ही अपने सिर पर और अपने कंधों पर कांग्रेस को पुनर्जीत करने की जिम्मेदारी उठाई थी, बहन ने ही उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा था और चरणजीत सिंह चन्नी को प्रतिष्ठापित किया था। इन्होंने ही तट भरे थे, इन्होंने उम्मीदवार तय किए थे। प्रियंका ने ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश में हम सभी सीटों पर लड़ेंगे और 40% टिकट जो है वो महिलाओं को देंगे। जो वो मनमानी कर सकते थे दोनों भाई बहन, उन्होंने किए। ना किसी की रोकने टोकने की औकात थी, ना किसी ने ये हिम्मत दिखाई। नतीजा क्या है? उत्तर प्रदेश में 399 प्रत्याशियों में से कांग्रेस के 387 की जमानत जब्त हो गई। 399 में से 387 की जमानत जब्त हो गई। केवल 12 कैंडिडेट ऐसे थे जो अपनी जमानत बचाने में कामयाब है। पंजाब में सुपर साफ, इसको सुपर साफ ही कहते हैं। उत्तराखंड में वापसी नहीं हुई, गोवा में वापसी नहीं हुई, पूर्वोत्तर का मणिपुर, जहां मणिपुर के सभी 6-7 राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र दबा हुआ करता था, सरारे हुआ करती थी, उस मणिपुर में भी कांग्रेस का नाम देवा पानी देवा बचा नहीं है। नाम लेवा पानी देवा बोलते हैं, वो बचा नहीं है। ऐसे में अब ये G21 जो G23 हुआ करता था, इसमें से 2 चले और वो पहले की तरह संगठन में आमूल बदलाव की मांग कर रहा है, नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को लगातार हर की जिम्मेदारी ऑन करने, उसी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक लेख छपा है आज अमर उजाला में रामचंद्र गुहा का। और रामचंद्र गुहा ने क्या कहा है, ये जिसका मैंने उल्लेख किया था कि जो वामपंथी होते हैं, ये एक्चुअल में वामपंथी है, वामपंथी लेखक और कथित इतिहासकार। और वामपंथियों ने इस देश के इतिहास के साथ जैसा खिलवाड़ किया है, जैसी मनमानी की है, वैसा विश्व के किसी हिस्से में देखने में नहीं मिलता है। भारत में ये खिलवाड़ किया, उन्होंने करने दिया गया। ये रामचंद्र गुहा जो बहुत सारे अखबारों में अपना कॉलम लिखता है, उसने जो लिखा है वो मैं आपको उसका कुछ अंश बताता हूं। आप फिर सोचिएगा कि ये कितना सही कह रहा है और कितना गलत कह रहा है। कुछ टिप्पणियां इन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर की है, उनके नेतृत्व में जो भारत सरकार है, जो मैं कहता हूं कि वाहियात टिप्पणियां हैं, बल्कि जो वस्तुस्थिति है उसके उलट है। लेकिन कांग्रेस के बारे में जो टिप्पणियां की हैं उनको हम मान सकते हैं कि वो एक यानी वामपंथियों का फ्रस्ट्रेशन भी है। ये लोग चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा बदलाव होना है, क्रांतिकारी बदलाव होना है इस देश की राजनीति में, तो वो कांग्रेस के जरिए ही होना चाहिए। मतलब ऐसा ये मानते हैं। कांग्रेस में लीडरशिप हो या ना हो, कांग्रेस पर किसी को भरोसा हो ना हो, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही हो तो भले हार रही हो, लेकिन फिर भी थाली में पूजा का सामान लेकर के, दीपक ला करके ये आरती उतारते रहते हैं कांग्रेस की ही, कि हमें तो कांग्रेस से ही उम्मीद है। इनका अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, जो दूसरे विपक्षी दल हैं इस देश के, उन पर भी भरोसा नहीं है। ये अब भी इस बुरी हालत में भी कांग्रेस पर ही भरोसा करते हैं, और जब कांग्रेस नाकाम होती है, उसकी लीडरशिप नाकाम हो जाती है, तो फिर कांग्रेस को ही गलियां देने लगते हैं। तो ये एक तरीके से कांग्रेस को गाली देने के लिए ही इन्होंने लेख लिखा है। लिखते हैं कि न सिर्फ पार्टी की भलाई के लिए, ये कांग्रेस की भलाई के लिए, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के हित में गांधीयों को न केवल पार्टी के नेतृत्व से अलग हो जाना चाहिए, बल्कि राजनीति से भी रिटायर हो जाना चाहिए। गांधी, नेहरू,
परिवार की कांग्रेस में मौजूदगी से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने का अवसर मिल रहा है। इनके शब्दों पर गौर करिए, ये क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कांग्रेस की भलाई के लिए भी और भारतीय लोकतंत्र के हित में इन्हें राजनीति से रिटायर होना चाहिए। इनकी नजर में अगर केंद्र में और अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जैसे भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं रामचंद्र गुहा। आगे कहते हैं, हर चुनावी मुकाबला हर जीत की कहानी होता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर की जाने वाली अधिकांश टिप्पणियां अनिवार्य रूप से प्रमुख विजेताओं की उपलब्धियों को रेखांकित करेंगी, लेकिन मैं यहाँ अपने लेख को प्रमुख हारने वाले पर केंद्रित कर रहा। उत्तर प्रदेश में भाजपा और आदित्यनाथ का आसानी से पुनर्निर्वाचन और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रभावशाली जीत एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के निरंतर हो रहे अपूर्णीय पतन को दिखा रही है। जीत पर इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि प्रशंसा करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की, अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की, और प्रशंसा के शब्द तो इनके गले से, इनकी जुबान से फूटते नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से। लिखते हैं कि शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां से लोकसभा के 80 सांसद आते हैं। औपनिवेशिक काल में यह प्रदेश कांग्रेस की अगुवाई वाले स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसे प्रथम 3 प्रधानमंत्री दिए, तो जाहिर है ये इशारा कांग्रेस नेतृत्व के बारे में कर रहे हैं। हारने के बाद भी आरती उन्हीं उतरेंगे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। हालांकि 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पकड़ कमजोर होने लगी थी और 1980 के दशक के बाद ये प्रदेश में छोटी पार्टी बनकर रही। उत्तर प्रदेश में इनको 3 ही प्रधानमंत्री याद आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री दिए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी दिए थे, चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, लेकिन वो इनको याद नहीं आते। और अब तो नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। 2014-2019 में उत्तर प्रदेश ने ही उनको बनारस से चुनकर भेजा है, लेकिन इनको सिर्फ कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्री याद रहते हैं। आपको एक बार याद होगा, नरेंद्र मोदी लोकसभा में जिस कुर्सी पर बैठते हैं, जिस सीट पर बैठते हैं, वो प्रधानमंत्रियों के लिए आरक्षित सीट है। उस सीट के आगे टेबल के दाईं तरफ भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा, उस पर केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम है। विपक्ष के भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके नाम वहां अंकित नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने एक बार लोकसभा में ये बात उठाई थी। तो नई पार्लियामेंट बन रही है, तो जाहिर है वहां प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार जैसे चाहेगी वैसे नाम पट्टिकाएं होंगी, लेकिन इससे जो गुलामी की मानसिकता की हद है, इस पता चलता है। आगे ये लिखते हैं, इस बार राजनीति में प्रवेश करने वाली नेहरू गांधी परिवार की प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी ली। हालांकि उन्होंने दिल्ली से अपना आवास लखनऊ स्थानांतरित नहीं किया और खुद विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रियंका नियमित तौर पर राज्य में आती रही। इसने सोशल मीडिया के उस वर्ग को उत्साह नहीं किया जिसने अब तक नेहरू गांधी परिवार के सदस्य को हाउस ऑफ विंडसर यानी ब्रिटेन की जो शाही परिवार है उसे भारतीय संस्करण की तरह देखना बंद नहीं किया है। तो उसमें खुद रामचंद्र गुहा तो शामिल है, जो अभी इसी गांधी परिवार की प्रशस्ति कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, दूसरे तरीके से आरती उतर रहे हैं, दूसरे तरीके से प्रशस्ति कर रहे हैं। और फिर लिखते हैं, उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर घोषणा को इन वंश उपासकों ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनावी उभार के तौर पर रिपोर्ट किया। प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस को सिर्फ 2% वोट मिले और पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में उनकी सीटें भी घट गई। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का प्रभाव न सही पर प्रयास दिखा, मगर पंजाब जहां कांग्रेस सत्ता में थी, उनके भाई राहुल ने चुनाव से साल पहले मनमाने ढंग से मुख्यमंत्री बनकर पार्टी के दोबारा जीतने की संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया। वो विधायकों के वर्ग में लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन अमरिंदर सिंह के पास राजनीति का रहता अनुभव है और अहम यह है कि उन्होंने किसान आंदोलन का मजबूत से पक्ष लिया था। एक साल पहले तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के पास जीतने के बराबर अवसर थे, लेकिन अमरिंदर की जय अपेक्षाकृत अनजाने चरणजीत सिंह चन्नी को लाए जाने और फिर राहुल गांधी के कृपा पात्र नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा चन्नी को कमजोर करने से राज्य में पार्टी की पूरी इकाई अस्त व्यस्त हो गई। नतीजतन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को बुरी तरह पराजित कर दिया। अब गोवा और उत्तराखंड पर गौर करें। इन दोनों राज्यों में भाजपा सत्ता में थी, लेकिन दोनों जगह पर उनकी सरकारें अलोकप्रिय थी और उन्हें भ्रष्ट और निर्मम माना जा रहा था। क्या गोवा में और उत्तराखंड में आपने भ्रष्टाचार का एक भी किस्सा सुना है? एक भी घटना सुनी है? लेकिन रामचंद्र गुहा जो कि भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें अलोकप्रिय थी और उन्हें भ्रष्ट निर्मम माना जा रहा था। कौन मान रहा था?
इसने उनको भ्रष्टाचार की प्रति सरकारों का प्रमाण पत्र दिया था। रामचंद्र गुहा ने, या आम थी नहीं, कांग्रेस की किसने दिया था? क्या कोई भी एक भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस बात को यहाँ लिख रहे हैं। देखते हैं उत्तराखंड में भाजपा ने असंतोष को नियंत्रित करने के लिए 2 मुख्यमंत्री बदल दिए। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी थी, मगर दोनों जगह सत्ता हासिल करने के लिए मजबूत चुनौती पेश नहीं कर सकी। मणिपुर में भी कांग्रेस प्रभाव नहीं डाल सकी, जबकि वहां कभी शासन की स्वाभाविक पार्टी हुआ करती थी। आगे लिख रहे हैं ये कि अभी हुए विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर पुष्टि की है कि मौजूदा नेतृत्व के अधीन कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में फिर से मजबूत दावेदार बनने में अक्षम है। 2019 के आम चुनाव में पार्टी को मिले अपमानजनक हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद उनकी मां सोनिया गांधी ही कार्यवाहक अध्यक्ष बन गई। करीब 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पार्टी पर परिवार का पक्ष नियंत्रण बना हुआ है और नतीजे हम देख रहे हैं। लंबा एक है, मैं इसको पूरा पढ़ करके आपको और नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से इतना बड़ा ग्रह रखते हैं, इतनी नफरत करते हैं। एक पैरा है, जरा सुनिए। मोदी सरकार ने अपने 8 साल के शासन में कई दावे किए और वायदे किए, फिर भी जब वस्तुनिष्ठ मानदंडों की गणना की जाती है तो इसका रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। मतलब जो नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री इंटरनेशनल जो ग्लोबल रेटिंग है अप्रूवल की, लोकप्रियता की, उसमें शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से। उन प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी सरकार के बारे में कह रहे हैं ये कि इनका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। आगे लिखते हैं विकास दर में भारी गिरावट, जबकि विकास दर दुनिया के बाकी देशों से बेहतर है। और बेरोजगारी में वृद्धि दर की गई है। इसने बर्बरतापूर्वक हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ खड़ा कर दिया। मतलब अगर मुस्लिम हावी रहे हिंदुओं पर तो इनकी बातें खिली रहती है, इनकी आत्मा तुष्ट और संतुष्ट रहती है। लेकिन अगर हिंदू तन के खड़े हुए हैं, एकजुट हो गए हैं, तो इनकी जो सोच है उस पर जैसे तुषारपात हो जाता है। इनका अहम जो है वो जैसे उसको भारी ठेस लगती है। आगे सुनिए क्या कहते हैं। पड़ोस में और दुनिया में इसने हमारी हैसियत गिरने दी। पड़ोस में मतलब चीन में, चीन की सेनाएं अगर घुस रही थी तो उनको रोक करके मोदी सरकार ने बाप कर दिया। ये वामपंथियों के दिलो दिमाग से ये चीनी और रूसी और जो दूसरे वामपंथी देश हैं उनका जो ब्रह्म चढ़ा हुआ है वो करने का नाम नहीं ले रहा। आगे लिखते हैं, इसने हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थानों को भ्रष्ट और क्षरित किया। इसने प्राकृतिक पर्यावरण को बर्बाद कर दिया। कुल मिलाकर मोदी सरकार के कार्यों ने भारत को आर्थिक, समझ, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति और नैतिक रूप से नुकसान पहुंचाया। मतलब जिस मोदी सरकार की धार इतनी है पूरे विश्व में कि यूक्रेन और रूस से युद्ध के समय पाकिस्तानी और दूसरे देशों के नागरिक भी तिरंगा लेकर के और पोलैंड में, हंगरी में, रोमानिया में पहुंच गए और वहां की सेना ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तिरंगा लेकर आ रहे थे। उसके बारे में ये इतनी निचले स्तर की झूठ बोलते हुए किसे कहानियां लिख रहे हैं। बहरहाल इन्होंने जो इसका एंड किया है वो ये है, साहब इन नाकामी के बावजूद यदि नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा 2024 से चुनाव जीतने की स्थिति में होते हैं तो इसका मुख्य कारण नेहरू गांधी के नेतृत्व में का मुख्य राष्ट्रीय विपक्ष कांग्रेस पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, दरमुख, माकपा और आप भाजपा को प्रभावी रूप से उन जगहों पर चुनाव में चुनौती दे सकते हैं जहां वे प्रमुख विपक्ष हैं। कांग्रेस ये कम नहीं कर सकती, जैसा कि गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड के नवीनतम परिणाम एक बार फिर दिखाते हैं। नेहरू गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की कमजोरियां आम चुनाव के दौरान विशेष रूप से दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए 2019 में 191 सीटों पर भाजपा से आमने सामने मुकाबले में कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें जीत सकी। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हुए कांग्रेस की स्ट्राइक रेट सिर्फ 8% थी। जहां तक भाजपा की बात है तो गांधी परिवार उनके लिए तोहफा है जिसे वो बरकरार रखना चाहिए। दूसरी ओर वे उसे कोई प्रभावी चुनावी चुनौती नहीं मानते। लब्रुआ ये है रामचंद्र गुहा का। उन्होंने लिखा है कि अब इस परिवार को कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और इतना ही नहीं, इनके शब्दों में कहूं तो भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए अब इस परिवार को रिटायर कर जाना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, ताकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, वाईएसआर कांग्रेस या बीजू जनता दल के इन पार्टियों के जो नेतृत्व हैं उनमें से कोई आगे आकर के लीड कर सके विपक्षी दलों को 2024 में, ताकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सके। कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप पर रामचंद्र गुहा की जो टिप्पणी है ठीक है, लेकिन
आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर एक और राज्य में अगर चुनाव जीती तो अरविंद केजरीवाल में इनको भविष्य का प्रधानमंत्री दिखाई देने लगे। जो वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश से बाहर कहीं नहीं है, उसकी लीडरशिप भी इनको आकर्षित लगने लगी है। बीजेपी जनता दल, नवीन पटनायक उड़ीसा से बाकी कोई सोचते नहीं है, कभी बयानबाजी नहीं करते हैं, उनमें इस तरह के गुण दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी और 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनने के लिए जो पूरी तरीके से इस समय लालायित दिखाई दे रही है ममता बनर्जी, जिनकी पश्चिम बंगाल बाहर कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है, उनमें भी रामचंद्र गुहा को नरेंद्र मोदी का विकल्प दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हो गए हैं विपक्षी दलों की भी, और विपक्षी दलों की आरतियां उतारने वाले इन तथाकथित लेखकों, इतिहासकारों और उस पूरे इकोसिस्टम के जो दिल्ली में बैठ करके इस देश की राजनीति को तय करते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इस कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।